नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे महासागरीय निक्षेप या ओशन डिपॉजिट्स। महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत केवल उन निक्षेपों का ही अध्ययन करते हैं जो असंगठित अवसादों के रूप में होते हैं तथा शेल के रूप में नहीं होते हैं। ये पदार्थ कई प्रकार के होते हैं तथा कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं। धरातलीय भाग के अपरदन से प्राप्त अवसाद नदियों, पवन आदि द्वारा सागरों में लाए जाते हैं। ज्वालामुखी का उद्भेदन भी कुछ अवसाद प्रस्तुत करता है। इसके अलावा महासागरों में मिलने वाले जीवों, वनस्पतियों आदि के अवशेषों से भी अवसाद प्राप्त होते हैं। इस तरह सागरीय निक्षेप के अध्ययन के समय अवसादों के प्राप्ति स्थल, उनके स्वभाव, महासागरों में उनके परिवहन तथा उनके क्षैतिज एवं लंबवत वितरण को ध्यान में रखा जाता है। महासागरीय निक्षेपों के विषय में मरे तथा रेनाल्ड ने सराहनीय प्रयास किया है। महासागरीय निक्षेप के स्रोत एवं वर्गीकरण। महासागर में पाए जाने वाले अवसाद मुख्य रूप से 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं: स्थलीय या भूमि स्रोत, दूसरा ज्वालामुखी का उद्भेदन और तीसरा सागरीय जीव एवं वनस्पतियां। इन स्रोतों से कई प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक, चूना युक्त, सिलिका युक्त आदि अवसाद प्राप्त होते हैं। इनका संक्षेप अपन अध्ययन करेंगे। पहला है स्थलीय या भूमिज पदार्थ। धरातलीय भाग पर अपक्षय की क्रिया के कारण, चट्टानों के विघटन तथा विनियोजन के कारण चट्टानें बारीक से लेकर बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर जाती हैं। इन्हें भूमिज पदार्थ कहते हैं। अपरदन के कारण मुख्य रूप से नदी तथा पवन इन पदार्थों का परिवहन करके इन्हें महासागरों में जमा करना प्रारंभ कर देती है। चूंकि इन पदार्थों में आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है, अतः सागरों में इनके निक्षेप में श्रेणीकरण पाया जाता है। अर्थात बड़े बड़े पदार्थ तट के पास जमा होते हैं तथा सागर की ओर जाने पर इनका आकार घटता जाता है, यहाँ तक कि सुदूर जाने पर यह सागरी जल के साथ घोल के रूप में लटके रहते हैं। कणों के आकार, उनकी बनावट तथा रासायनिक संगठन के आधार पर भूमिज पदार्थों को बजरी, रेत तथा पंख 3 प्रकार में विभक्त करते हैं। बजरी के अंतर्गत 2 से 256 मिलीमीटर व्यास वाली होती है। 256 मिलीमीटर व्यास वाले टुकड़ों को गोलाश्म, 64 मिलीमीटर व्यास वाले को गोलाश्मिका, 4 मिलीमीटर गुटिका, 2 मिलीमीटर कणिका कहा जाता है। इनका निक्षेप सागर तट के पास मग्न तट पर ही हो जाता है। अब है रेत। 1 मिलीमीटर से 1/6 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को रेत कहा जाता है। कणों के आधार पर रेत 5 प्रकार के होते हैं: अत्यधिक मोटी, जिसमें 1 मिलीमीटर व्यास; मोटी रेत 1/2 मिलीमीटर; मध्यम 1/4; और चौथी है बारीक 1/8; और अत्यधिक बारीक 1/16। इस प्रकार से रेत के विभिन्न रूप जो हैं वो सागर तटों में डिपॉजिट होते हैं। सिल्ट, मृत्तिका तथा पंख। 1/32 मिलीमीटर से 256 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को सिल्ट तथा 1/512 मिलीमीटर से 1/8192 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को मृत्तिका कहते हैं। पंख के कण मृत्तिका से भी छोटे होते हैं। मृत्तिका एक संयोजक तत्व होता है। इन पदार्थों का निर्माण धरातल पर विघटन के कारण होता है तथा नदियां इनका परिवहन करके सागर में निक्षेपित करती हैं। मृत्तिका तथा पंख का निक्षेप शांत जल में होता है। यही कारण है कि इनका जमाव 100 से 1000 फेदम
की गहराई पर पाया जाता है। नीली पंख, लाल पंख, हरी पंख, विभिन्न प्रकार की पंख जो है वो लोहा के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों के संयुक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से नीली पंख का निर्माण होता है और ये जलमग्न तटों पर गहरे भागों में पाई जाती हैं। वास्तविक में रंग नीलापन लिए हुए काला होता है तथा चूने के अंश 35% होता है। लाल पंख, लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 32% होती है। इनका जमाव नीली पंख की तुलना में अत्यंत कम होता है। इनका निक्षेप मुख्य रूप से पित्त सागर, ब्राजील तट और अटलांटिक महासागर में होता है। हरी पंख, नीली पंख के सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण रंग परिवर्तन के कारण हरी पंख का निर्माण होता है। इसमें पोटेशियम सिलिकेट तथा लोहे पाया जाता है। लोहे का अंश ग्लाइकोनाइट 7 से 8% पाया जाता है। पोटाश का अंश 7%, चूने का अंश 50% पाया जाता है। इनका जमाव उन सागरीय भागों में पाया जाता है जहां पर नदियों का जल नहीं आ पाता। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तथा अटलांटिक तटों के पास, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका के तटों के पास हरी पंख 100 से 900 फेदम की गहराई तक पाया जाता है। ज्वालामुखी पदार्थ, ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों का निक्षेप सागरों के निक्षेपण सागरों में 2 स्रोतों से होता है। प्रथम, धरातलीय भागों पर ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों के विघटन होने से उनका आकार बारीक हो जाता है और वे पवन द्वारा उड़ाकर सागर में लाए जाते हैं। वर्षा का जल भी इन्हीं नदियों के सहारे सागर में पहुंचता है। दूसरा, महासागरों के अंतर्गत ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण ज्वालामुखी पदार्थ सीधे सागरों में जमा कर दिया जाता है। सागरों के किनारों पर बड़े बड़े कणों वाले ज्वालामुखी पदार्थ मिलते हैं जिन्हें ज्वालामुखी रेत कहते हैं। ज्वालामुखी का जमाव नीली पंख के समान होता है। इनका रंग भूरा तथा काला होता है। जैविक पदार्थ, तीसरा जो भाग है, इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। इस जमाव का स्रोत सागर स्वयं है। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थिर पंजर तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इनको 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला, तट तलवासी या नेरिटिक पदार्थ। दूसरा है अगाध सागरस्थ या पेलेजिक पदार्थ। नेरिटिक पदार्थों के अंतर्गत जीवों के अस्थिर पंजर तथा वनस्पतियों के अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि पेलेजिक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के शैवाल के अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। सागरीय तरंगों द्वारा जीवों के अस्थिर पंजर तथा वनस्पतियों में विघटन एवं रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण वे पंख तथा रेत में बदल जाते हैं तथा उनका जमाव सागर तली में हो जाता है। इसमें चूने के कार्बोनेट पाए जाते हैं तथा छिछले सागर में मिलते हैं। तट तलवासी या नेरिटिक पदार्थ सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त पदार्थों को नेरिटिक पदार्थ कहते हैं। इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों में पर पाया जाता है, जिनके ऊपर भूमिज जमाव का आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत मोलस्क जीव के कोष तथा रेडियोलेरिया के अस्थिपंजर तथा स्पंज की कणिका चूना प्रधान एवं अम्ल प्रधान वनस्पति के अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। अगाध सागर या पेलेजिक पदार्थ, इनके अंतर्गत अगाध सागर में मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में ये पदार्थ पंख के रूप में पाए जाते हैं। उन्हें
ऊज कहा जाता है। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। एक तो चूना प्रधान ऊज और दूसरा है सिलिका प्रधान ऊज। पहला है चूना प्रधान ऊज। चूने के अंश की अधिकता के कारण ये पदार्थ अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, चूंकि ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। इनकी स्थिति 1000 से 2000 फैथम के बीच महासागरों की तली पर पाई जाती है। प्रमुख जीवों के आधार पर चूना प्रधान ऊज को पुनः दो उपभागों में विभाजित किया जाता है। टेरोपाड ऊज। महत्वपूर्ण मोलस्क जीव टेरोपाड द्वारा इस ऊज का निर्माण होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 80% पाया जाता है। इन जीवों के कोश पतले होते हैं, जिनका व्यास जो है 1.5 इंच 1.5 इंच होता है। आयनवर्ती सागरों में गर्म जल में यह ऊज 300 से 1000 फैथम के बीच पाई जाती हैं। इनकी स्थिति मुख्य रूप से मूंगे वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। अधिक गहराई पर यह अदृश्य होने लगती हैं तथा 2000 फैथम के बाद तो यह पूर्ण तरह अदृश्य हो जाती हैं। इनका जमाव प्रशांत महासागर के पश्चिम तथा पूर्वी भागों में अजोर्स के पास, कनारी द्वीप, एंटीलिस, रूम सागर के मध्यवर्ती अंतरसागरीय कटक तथा हिंद महासागर में पाया जाता है। दूसरा है ग्लोबिजेरिना ऊज। इनका निर्माण मुख्य रूप से चूना प्रधान ग्लोबिजेरिना जीव के कोश शेल से होता है। इनका रंग दूधिया सफेद होता है, परंतु इसके अलावा इनका रंग नीला, भूरा, पीला तथा हरा भी होता है। इनकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम 64.47%, सिलिका तत्व 1.64%, खनिज 3.33% तक पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज ग्लाकोनाइट होता है। इनके अलावा क्वार्ट्ज, अब्रक आदि खनिज भी मिलते हैं। इनका जमाव अटलांटिक महासागर के उष्ण तथा शीतोष्ण भागों में, हिंद महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी जलमग्न तटों तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ऊज की स्थिति 2000 से 4000 फैथम के बीच में पाई जाती है। इसके आगे अगाध सागर में यह नहीं पाई जाती है। दूसरा है सिलिका प्रधान ऊज। सिलिका अंश की अधिकता के कारण इसे सिलिका युक्त ऊज कहते हैं। चूने की कमी के कारण यह ऊज जल्दी घुलती नहीं है, अतः ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अत्यधिक गहराई तक पाई जाती है। इसका उपविभाजन उसमें मिलने वाले जीवों के विशेष के नाम के आधार पर किया जाता है। रेडियोलेरियन ऊज। रेडियोलेरियन ऊज का निर्माण रेडियोलेरिया डाइटम तथा फोरामिनीफेरा जीवों के अवशेषों से होता है। इसमें सिलिका अंश अधिक तथा कैल्शियम कार्बोनेट का अंश कम, औसत 4% होता है। गहराई के साथ चूने का अंश घटता जाता है। यह ऊज उष्ण कटिबंधीय महासागरों में 2000 से 5000 फैथम की गहराई तक पाई जाती है। प्रशांत महासागर में अधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा हिंद महासागर के पूर्वी भाग में तथा अटलांटिक महासागर में छिटपुट रूप में पाई जाती हैं। दूसरा है डाइटम ऊज। डाइटम ऊज का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेषों से होता है। इसमें मृत्तिका का अंश भी पाया जाता है। सिलिका का अंश अधिक होता है। कैल्शियम का अंश केवल 3 से 30% तक ही होता है। स्थल के पास इसका रंग लाल होता है तथा स्थल से दूर इसका पीला या मटमैला होता है। सूखने पर इसका रंग सफेद हो जाता है। डाइटम ऊज उच्च अक्षांशों में गहरे सागरीय भागों में पाई जाती हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर दक्षिण तथा उत्तरी प्रशांत महासागर
अलास्का से जापान तक में 600 से 2000 फैदम की गहराई पर डाइटम ऊज अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तीसरा है अकार्बनिक पदार्थ। महासागरीय जल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण कई प्रकार के अकार्बनिक अजैविक खनिज तथा तत्व महासागरों में जमा हो जाते हैं। इनमें प्रमुख है डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, फास्फेट, पाइराइट। सागरों में रासायनिक परिवर्तन के कारण कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में इतना मिश्रण हो जाता है कि उनमें विभाजन करना कठिन हो जाता है। महासागरीय तली में इन पदार्थों का अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों में जमाव पाया जाता है। अब है लाल मृत्तिका। अकार्बनिक पदार्थों में लाल मृत्तिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगाध सागरीय जमाव में यह सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके निर्माण में एल्यूमीनियम के सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें ज्वालामुखी के विघटित पदार्थों का अंश भी होता है। कुछ मात्रा में सागरीय जीवों के कम घिसने वाले भागों में भी पाए जाते हैं। लाल मृत्तिका कोमल, लचीली, चिकनी होती हैं। सूखने पर लाल भूरे रंग के पाउडर में बदल जाती हैं। इसमें कैल्शियम 6.70%, 6.70%, सिलिका युक्त जीवों के अवशेष 2.39%, अन्य तत्व एल्यूमिनियम सिलिकेट, लोहा आदि 85.35% पाए जाते हैं। प्राय सभी सागरों में गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, पूर्वी हिंद महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में लाल मृत्तिका के विस्तृत क्षेत्र मिलते हैं। लाल मृत्तिका 2700 फैदम से अधिक गहरे भाग में पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल अपन पढ़ेंगे।